नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। भिंड में हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल। कोचिंग सेंटर के पास छात्रों में झगड़ा, कट्टा तानकर चलाई गोली। मंदसौर में दबंग की पिटाई से बेटे के बाद पिता की भी मौत। प्रशासन ने आरोपी के घर चलाया बुलडोजर। उदयपुर में चल रहा था इलाज। करनाल में दुकानदार से 19.5 लाख की ठगी। फसल की दवाइयां देने के नाम पर लिए मांगने पर आरोपियों ने दी धमकी। रेवाड़ी में ढाबे के पास मिला शव, नहीं हो पाई शिनाख्त। ठंडी से मौत की आशंका, मोर्चरी में रखवाई लाश। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिल्ली के कंजावला जैसा केस। कार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी, 500 मीटर तक घसीटा, लाश छोड़कर भागा ड्राइवर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भिंड शहर में हवाई फायरिंग की घटनाएं आए दिन हो रही है। हवाई फायरिंग की घटनाओं को लेकर भिंड शहर का हाउसिंग कॉलोनी रेड जोन बना हुआ है। यह कोचिंग सेंटर के पास कुछ छात्रों में विवाद हुआ। छात्रों के एक गुट ने हवाई फायर कर लोगों के बीच में भारी सनसनी। पूरा कोचिंग सेंटर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना बुधवार आ रही है। भिंड में संकल्प कोचिंग के पास छात्रों में विवाद हो गया। इस समय 3 युवक स्कूटी पर सवार होकर आए। यह नकाब पहने युवकों ने शाम के समय हाउसिंग कॉलोनी में एक के बाद एक बारी बारी से 3 से 4 राउंड फायर किए। इस घटना से कॉलोनी में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। कॉलोनी वासियों की सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। यहां लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पूरी घटना की पड़ताल की जा रही है। हवाई फायरिंग कर भागने वाले आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने वीरेंद्र नगर के 3 युवकों को भी संदेह के आधार पर उठाया है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। थाना प्रभारी शर्मा का कहना है कि फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देकर भागने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही पुलिस आरोपियों को पकड़ लेगी। मंदसौर में अलाउडा खेड़ी गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट में बेटे के बाद अब पिता की भी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 30 दिसंबर को शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अलावा खेड़ी गांव में गांव के दबंग दशरथ प्रहलाद सिंह राजपूत ने आदिवासी पारूलाल पिता लिमजी और उसके पुत्र सिमुन पारूलाल को लाठी से पीट दिया था। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों पिता पुत्र को गंभीर हालत में राजस्थान के उदयपुर रेफर कर दिया गया। 2 दिन चले उपचार के बाद सोमवार को उदयपुर में बेटे सिमुन की मौत हो गई। बुधवार की सुबह बेटे का अंतिम संस्कार किया ही था कि दोपहर में पिता पारूलाल की भी मौत उपचार के दौरान हो गई। सोमवार को बेटे सिमुन की मौत के बाद मंगलवार को आदिवासी संगठन जायस और भीम आर्मी ने मृतक के परिजनों के साथ शहर के गांधी चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया था। परिजनों में आरोपी तोड़ने, परिजनों को मुआवजा देने सहित मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने और बच्चों के मुफ्त शिक्षा दिलाने की मांग की थी। मामले में कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि शासन के प्रावधान के अनुसार पिता पुत्र की मौत के बाद प्रावधान अनुसार 8,25,000 रुपये तुरंत प्रभार से दे दिए जाएंगे। वहीं चालान पेश होने के बाद इतने ही रुपये और दिए जाएंगे। परिजनों को कुल 16,50,000 की सहायता राशि मिलेगी। वहीं प्रशासन के अमले ने शाम को अलाउदा खेड़ी स्थित आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया। हरियाणा के करनाल में फसल की दवाइयां देने के नाम पर एक दुकानदार से 19,50,000 की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बुधवार देर रात को मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी गई शिकायत में गांव जमालपुर निवासी रामप्रकाश ने बताया कि उसकी दरौंडा अनाज मंडी में फसलों की दवाइयों की दुकान है। कुछ समय पहले उसके दुकान पर उसके पास एग्रोसाइड बायोकेमिकल कंपनी का कर्मचारी विवेक चौधरी कंपनी की स्कीम लेकर आया था। उसने कहा कि मुझसे कहा कि आप एडवांस पेमेंट कर दो, हम आपको दवाइयां उचित रेट में दे देंगे। इसके कुछ दिन बाद विवेक चौधरी कंपनी के एमडी विक्रम सिंह वासी के थल को लेकर मेरे पास आया। कंपनी के एमडी ने भी अपनी कंपनी की स्कीम बताई और कहा कि अगर आप हमें एडवांस देंगे तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। राम प्रकाश ने बताया कि आरोपियों की बातों में आकर उसने अपने चेक से अलग अलग समय पर 4 बार में 19.5 लाख रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करवा दिए, लेकिन उसके बाद भी कई महीने बीत जाने के बाद भी आरोपियों ने उसे फसलों की दवाएं नहीं दी। अब जब आरोपियों से वह अपने पैसे मांगता है तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित राम प्रकाश ने बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस कप्तान गंगाराम पुनिया को बीती 20 जुलाई को शिकायत की थी, लेकिन उस समय आरोपी ने एसपी गंगाराम पुनिया को आश्वासन दिया था कि वह 3 महीने के अंदर उसके पूरे पैसे वापस कर देगा। आरोपी ने हर महीने 5 लाख रुपया देने का वादा किया था, लेकिन 2 महीने बाद भी आरोपी ने उसे 1 रुपया तक नहीं दिया। दरौंडा थाना के एसएचओ दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा में रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल स्थित एक ढाबे के पास एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। हालांकि उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। आशंका यह जाहिर की जा रही है कि उसकी मौत ठंड लगने से हुई है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बावल के भगतराम चौक पर राजस्थान के जिला भरतपुर के गांव ऊंच निवासी सोनू ने ढाबा खोला हुआ है। उसके ढाबा के पास एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। सूचना के बाद तुरंत बावल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उसे उठाकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी जुटाने पर बावल थाना पुलिस को पता चला कि मृतक की उम्र करीब 48 साल है और वह ढाबे पर ही काम करता था। ढाबों वालों से उसने अपना नाम भिवानी जिले के गांव गोलागढ़ निवासी नवीन बताया था। हालांकि बावल थाना पुलिस ने जब भिवानी थाना जुलई और गोलागढ़ में सरपंच से संपर्क किया, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। शिनाख्त नहीं होने की वजह से पुलिस ने शव को बावल अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया हुआ है। पुलिस का कहना है कि आज उसकी पहचान होने की संभावना है। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल उसकी मौत की असली वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली में लड़की की लाश को कार के साथ खींचने वाले दर्दनाक हादसे की तरह नोएडा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। हादसा 1 जनवरी की रात का नोएडा सेक्टर के 14A फ्लाईओवर के पास का है। इसमें कार ने डिलीवरी बॉय कौशल को टक्कर मार दी। कार उसे 500 मीटर तक घसीटती ले गई। ड्राइवर ने आगे जाकर कार रोकी, लाश को छोड़कर कार से फरार हो गया। कौशल इटावा का रहने वाला है। वह नोएडा दिल्ली के बीच स्विगी की ओर से फूड डिलीवरी करता था। नोएडा में सलारपुर में रहता था। हादसे की शिकायत कौशल के भाई अमित कुमार ने थाना नंबर 1 फेज में एफआरआई दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक 1 जनवरी की रात करीब 1 बजे अमित कुमार ने अपने भाई कौशल को फोन किया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन उठाया और बताया कि मैं ओला गाड़ी चलाने वाला बोल रहा हूं, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। किसी अज्ञात वाहन ने सेक्टर नंबर 14 फ्लाईओवर के पास टक्कर मार दी है और खींचता हुआ शनि मंदिर सड़क तक ले गया है। पुलिस अब इस ओला कैब ड्राइवर की तलाश में है, जिसने कौशल के भाई का फोन उठाया था। भाई अमित कुमार ने बताया कि इसके बाद हम लोग शनि मंदिर पहुंचे। यहाँ कौशल का शव शनि मंदिर के पास पड़ा हुआ था। मौके पर पुलिस भी थी। अमित के मुताबिक उनके भाई पिछले 1 महीने से स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। कौशल की शादी 1.5 साल पहले हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद लाश लेकर परिवार के लोग इटावा चले गए। वहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। जिस स्थान से शव को घसीटकर शनि मंदिर तक ले जाया गया था, वहां नोएडा प्राधिकरण की गौशाला और शनि मंदिर के बाहर सीसीटीवी लगे हैं। गौशाला के सीसीटीवी की फुटेज में सांप नहीं है। शनि मंदिर के संचालक ने बताया कि 2 जनवरी को पुलिस आई थी, सीसीटीवी की फुटेज देखी, लेकिन फॉग बहुत ज्यादा होने पर साफ कुछ नहीं हो पा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया है। फुटेज में दिख रहा है कि एक कार शनि मंदिर के पास आती है और स्पीड ब्रेकर के पास झटके से बॉडी वहां गिरती है। इसके बाद
पुलिस की गाड़ी वहां आती है। एडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू की है। वहीं दिल्ली और नोएडा की और मुख्य सड़क पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिस ओला ड्राइवर ने फोन उठाया था उसकी तलाश भी की जा रही है। इसके लिए 3 टीमें बनाई गई है। गाजियाबाद से इटावा सेक्शन के बीच कोहरे का असर ज्यादा होने से इस रूट की ट्रेन सबसे ज्यादा प्रभावित रही। वहीं चक्री एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बेहद कम होने पर चारों फ्लाइट तीसरे दिन लगातार निरस्त कर दी गई। लगातार 3 दिनों तक फ्लाइट के निरस्त होने का इस सीजन में रिकॉर्ड बना है। श्रम शक्ति सहित 56 ट्रेनें 1 से 6 घंटे तक कानपुर सेंट्रल पर लेट आकर गई है। 2311 यात्रियों ने सफर निरस्त किया तो 198 यात्रियों को कनेक्टिंग आरक्षण की वजह से दूसरी ट्रेनों में सफर की इजाजत दी गई। जगरकटी में यात्रियों न होने से सुबह 10 बजे तक 39 बस सेवाओं को निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा 144 बसों ने रास्ते में ब्रेक जर्नी की। जगरकटी बस अड्डे पर यात्री लोड भी सर्दी की वजह से कम रहा। बुधवार सुबह 5 से 11 बजे के बीच 22 बसें ही गई। सामान्य दिनों में इस अवधि में 70 से 75 बसें अलग अलग रूटों पर जाती थी। वैसे भी रोडवेज बसों में पिछले एक सप्ताह यात्री लोड निरंतर घट रहा है। औसतन लोड आधा रह गया है। रोडवेज प्रबंधन ने स्टाफ को निर्देश दे रखा है कि 50% लोड होने पर ही बसों का संचालन करे। चकेरी एयरपोर्ट से इंडिगो की मुंबई और मंगलोर के अलावा स्पाइस जेट की दिल्ली और मुंबई फ्लाइट रोज आती और जाती है। बुधवार को तीसरे दिन दोनों विमान कंपनियों की चारों फ्लाइटें सर्दी की वजह से निरस्त कर दी गई। एयरपोर्ट के निर्देशक संजय सिंह ने बताया कि सर्दी की वजह से फ्लाइट निरस्त हुई है। पूर्वा एक्सप्रेस 4 घंटे, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 3 घंटे, श्रम शक्ति एक्सप्रेस 3.5 घंटे, वंदे भारत एक्सप्रेस 1 घंटे, गोमती 2.5 घंटे, सियालदह राजधानी 2 घंटे, पटना राजधानी 3 घंटे, प्रयागराज एक्सप्रेस 3.25 घंटे और 12-3-93 संपर्क क्रांति 4 घंटे लेट से चल रही थी। मंगलवार की रात से बुधवार दिन 2300 यात्रियों ने टिकट निरस्त कराया था, यात्रा छोड़ दी थी। वहीं पर कनेक्टिंग आरक्षण की वजह से 198 यात्रियों ने दूसरी ट्रेनों में सफर की इजाजत दी गई। इस वजह से सुबह से दोपहर की शिफ्ट में डिप्टी एसएस कॉमर्शियल में भीड़ लगी दिखी। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। सीतामढ़ी में एक युवक की हत्या करके साक्ष्यों को छुपाने के उद्देश्य से सबको झाड़ियों में फेंक दिया। घटना शहर से सटे पुनौरा थाना के खैरवा स्थित एक निजी स्कूल के पास की है, जहां झाड़ी में एक अज्ञात युवक का शव मिला। शव के गले पर कटे का निशान है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि गला रेत कर इसकी हत्या की गई होगी। वहीं सड़क से गुजर रहे एक व्यक्ति की नजर झाड़ियों में पड़े शव पर गई, जिसके बाद युवक ने शोर मचाया। शोरगुल सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुनौरा थाना पुलिस ने शव लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में थानेदार मोहम्मद इम्तियाज खान ने बताया कि शव देखने से 2 दिन पुराना लग रहा है, उसकी पहचान नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि शव मिलने की जगह पर कोई अन्य निशान और खून भी नहीं मिला है, जिससे लग रहा है कि मृतक की कहीं और हत्या करके साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को लाकर यहां पर फेंका गया है।
उन्होंने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम कराकर 72 घंटे तक पहचान के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि युवक की उम्र 25 से 28 वर्ष के करीब होगी। शव के पहचान के लिए आसपास के थाने से संपर्क किया जा रहा है। बहन रोजाना सहेलियों के साथ कोचिंग से लौटती थी। 2 जनवरी की देर शाम तक नहीं आई तो मां ने चिंता जाहिर की। हम उसकी सहेलियों के घर गए लेकिन नहीं मिली। परिवार वाले पुलिस के पास गए। पुलिस ने कोचिंग और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला। वह अकेली जाते हुए दिखी। ज्यादा रात हो गई तो पुलिस ने कहा ठंड ज्यादा है, रात भी ज्यादा हो गई है, सुबह ढूंढ लेंगे। सुबह बहन फटे कपड़ों में मिली। वह चल भी नहीं पा रही थी। घर वाले गोद में लेकर थाने ले गए। यह दर्द है पटना के बाईपास इलाके में गैंग रेप विक्टिम की बड़ी बहन का। उसने कहा अगर पुलिस रात में ही तेजी दिखाती तो शायद उसकी बहन हाल नहीं होता। पुलिस की प्रेम प्रसंग वाली थ्योरी पर भी उसे ऐतराज है। उसका कहना है कि गोलू उसकी कोचिंग से ही थी, इसलिए दोस्ती थी। एफआईआर का कोई मामला ही नहीं है। रेप पीड़िता ने पूरी घटना परिवार को बताई। पटना के बाईपास इलाके में हर दिन की तरह 2 जनवरी को 8वीं की स्टूडेंट कोचिंग से लौट रही थी। उसके साथ 5 लोगों ने अपहरण करके गैंगरेप किया। पुलिस ने इस मामले में गोलू, मुकेश, सुरवीर, प्रमोद और एक ऑटो ड्राइवर पर केस दर्ज किया है। एक आरोपी मुकेश को पकड़ा भी है। मीडिया की टीम जब बाईपास थाना पहुंची और मामले के बारे में जानने की कोशिश की तो थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। उनके मुताबिक कोचिंग से निकलकर लड़की पहले अपनी मर्जी से गोलू के साथ वीआरएल गोडाउन के पीछे गई थी। उसके बाद रात 10 बजे के दौरान वे मुकेश नाम के दूसरे आरोपी के घर गए। इसके बाद वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। फिर सुबह उसे मंदिर के पास छोड़ दिया गया। इधर रेप पीड़िता की बड़ी बहन ने मीडिया से बात करके बताया कि 2 जनवरी की शाम से लेकर 3 जनवरी को पीड़िता के मिलने तक की पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि बहन अब तक 4 जनवरी की दोपहर नहीं आई। वह थाने और कर काट रही है। उसने कहा कि गोलू को जो मुख्य पास के मोहल्ले में रहता है, कोचिंग में की वजह से दोनों में बातचीत होती थी। आखिर की बात गलत है। उसने बताया कि 3 महीने पहले उसके पिता का निधन हो गया है। उसके बाद से पीड़िता और उसका छोटा भाई साथ में कोचिंग जाया करते थे, लेकिन वो अक्सर अपनी सहेलियों के साथ कोचिंग से लौटा करती थी। उस दिन यानी कि 2 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे तक पीड़िता जब घर नहीं लौटी तो मां ने उसे चिंता जाहिर की थी। जब शाम तक पीड़िता घर नहीं पहुंची तो बड़ी बहन उसे खोजने के लिए निकली। उसने पहले कोचिंग वाले रास्ते को खंगाला, फिर सहेलियों के घर जाकर भी बहन की खोज खबर ली। फिर जब बड़ी बहन को छोटे बहन की कोई खबर नहीं मिली तो उसने अपने घर वालों को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद घर वाले अपने क्षेत्र के वार्ड पार्षद और पुलिस के साथ बाइक से पीड़िता को खोजने निकले। खोजने के दौरान पुलिस और घर वालों ने कोचिंग और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला। एक कोचिंग के सीसीटीवी कैमरे में पीड़िता कुछ दूर तक घर जाती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो कहां गई किसी को कुछ नहीं पता चला। देर रात तक जब पीड़िता का कोई पता नहीं चला तो पुलिस ने घर वालों को ठंडे और रात का हवाला देकर सुबह फिर से खोजने की बात कही। पुलिस ने कहा कि सारे कैमरे बंद हैं, क्या कर सकते हैं अब। कल सुबह फिर से लड़की की खोज की जाएगी। आप लोग फिलहाल घर चले जाइए। बहन ने आगे बताया कि 3 जनवरी की सुबह 11 बजे घर वालों को एक फोन कॉल आया कि उसकी बच्ची हनुमान मंदिर के पास स्थित शनि मंदिर के पास है और रो रही है। कपड़े फटे थे। सुबह 5 बजे उसे ऑटो से फेंका गया था। जब घर वाले उसके पास पहुंचे तो वह रो रही थी, चल तक नहीं पा रही थी। इसके बाद उसे गोद में उठाकर पहले बाईपास थाना ले जाया गया। वहां उसने पुलिस को सारी आपबीती सुनाई। पीड़िता की बहन ने बताया कि पिछले 3 दिनों से उसके घर में खाना नहीं बना था। बहन जब कोचिंग से लौट रही थी तभी उसका गोलू नाम का दोस्त उससे मिला, उसे अपने साथ लेकर गया और उसी दौरान 2-3 अन्य लोग भी मिले जो उसे ऑटो पर मुंह बंद कर जबरदस्ती बैठा कर ले गए। फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिर ऑटो में लाकर सुबह 5 बजे शनि मंदिर के पास फेंक दिया। बहन ने बताया कि 2 जनवरी शाम 4 बजे कोचिंग के लिए निकली। उसकी छोटी बहन अभी तक घर नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने वो खोजबीन शुरू कर दी थी। लेकिन बहन जब मिली तो उसका बुरा हाल था, वो फटे कपड़ों में मिली। ठंड बढ़ने के साथ नशाखुरानी गिरोह के शातिर मुजफ्फर जंक्शन और इसके आसपास सक्रिय हो गए हैं। हाल में कई घटना भी घटी है
जिनमें बाहर से रात में जंक्शन पर उतरने वाले यात्रियों को लिफ्ट देने के बहाने उनसे नशीली दवाइयां खिलाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जीआरपी थानेदार ने विशेष अभियान चलाया, जिसमें जंक्शन के पश्चिमी कार स्टैंड में नवनिर्मित और ब्रिज के नीचे से संदिग्ध हालत में एक युवक को पकड़ा गया। पूछताछ में उसकी पहचान छापरा जिला के परसा थाना के मोठिया के अनिल कुमार यादव के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर उसके पास से नशीली दवाई लोराज़ेपाम की 10 टैबलेट बरामद की गई। इसके अलावा एक ब्लेड भी मिला। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि यह नशीला टैबलेट है, जिसे चाय या बिस्किट में मिलाकर यात्रियों को झांसा देकर खिलाया जाता है, फिर उसके अचेत होने पर लूटपाट कर भाग निकलते हैं। जीआरपी के पूछताछ में शातिर ने बताया कि उसके गैंग में दर्जनों शातिर हैं, जो विभिन्न स्टेशनों और इसके आसपास अड्डा बनाकर रहते हैं, फिर वहीं पर रात में अक्सर यात्रियों को टारगेट करते हैं। अधिकांश घटना दूसरे प्रदेश से आने वाले यात्री, खासकर मजदूर वर्ग के लोगों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि वे लोग ज्यादा अकेले होते हैं, इसलिए टारगेट करना आसान होता है। जीआरपीए ने पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी को जेल भेजने की कवायद की जा रही है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्रप्रेम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। મિત્રો હું છું